वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर जयप्रकाश एजुकेशन। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शुंग एवं कौरव राजवंश के बारे में। दोस्तों शुंग वंश काफ़ी लंबा है लेकिन कौरव वंश बहुत छोटा सा है, तो शुंग वंश को आप अच्छे से समझिएगा। और दोस्तों यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको अच्छे अच्छे अपडेट्स हम देते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुंग वंश को पढ़ने से पहले मैं आपको एक इंट्रो देना चाहता हूँ। दोस्तों मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे यानी बृहद्रथ, इनका एक सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। इसी पुष्यमित्र शुंग ने अपने स्वामी की हत्या की और इसकी हत्या करके मौर्य साम्राज्य को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। जब मौर्य साम्राज्य ख़त्म हो गया तो पुष्यमित्र शुंग ने अपनी एक वंश की शुरुआत की जिसका नाम था शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग करता है। फिर क्या होता है, जो अंतिम शुंग वंश का शासक रहता है देवभूति, इसकी हत्या वासुदेव, इसी का अमात्य रहता है, ये कर देता है, जिससे कौरव वंश की स्थापना होती है। उसके बाद इसी कौरव वंश का जो अंतिम शासक रहता है यानी सुशर्मा, इसकी हत्या सीमुक द्वारा कर दी जाती है। फिर सातवाहन वंश की स्थापना होती है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने इस इंट्रो में ये बताया कि हर वंश का जो अंतिम शासक है, जितने भी अंतिम शासक हैं, उन सभी के कोई सेनापति, कोई अमात्य, किसी न किसी के द्वारा अंतिम शासकों की हत्या हो जाती है, जिससे एक नवीन वंश आता है, जैसे शुंग हुआ, कौरव हुआ और सातवाहन हुआ। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम शुंग एवं कौरव राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों शुंग वंश के इतिहास को जानने के लिए अनेक स्रोत हैं, जिनमें साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत शामिल हैं। साहित्यिक स्रोत में गार्गी संहिता, मालविकाग्निमित्रम जो कालिदास की रचना है, और एक है हर्षचरित जिसकी रचना बाणभट्ट ने की है। और पुरातात्विक स्रोतों से जैसे हेरोडोटस का गरुड़ स्तंभ जो कि बेस नगर स्थित है, भरहुत एवं सांची का स्तूप, इस सभी स्रोतों से हमें शुंग वंश की जानकारी प्राप्त होती है। अब मैटर यहाँ आता है कि ये शुंग वंश कौन सी जाति के थे। तो दोस्तों शुंग काश्यप गोत्र के ब्राह्मण थे। क्या थे? काश्यप गोत्र के ब्राह्मण। और हर्षचरित में इन्हें अनार्य भी कहा गया है। अनार्य क्यों कहा गया है? अनार्य कहने का कारण ये था कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने ही स्वामी की हत्या कर अपने साम्राज्य की स्थापना की, इसी कारण बाणभट्ट ने इसे अनार्य की संज्ञा दी है। अब दोस्तों हम बात करेंगे पुष्यमित्र शुंग के बारे में, जिसका शासनकाल 185 से लेकर 149 तक की है। दोस्तों पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना करता है। तो ये शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, और इसी ने ब्राह्मण साम्राज्य की नींव डाली, यानी ब्राह्मणों का पुनरुद्धार पुष्यमित्र शुंग ने ही किया। और पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म का विनाश करने का उद्देश्य ठान लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये उस समय के जो वर्ण व्यवस्था थी, उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें क्या होता था कि जो ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मणों को राजा बनने का अधिकार प्राप्त नहीं था, वो राजा नहीं बन सकते थे। तो इसी कारण पुष्यमित्र शुंग ने अपने मालिक को मारकर शुंग वंश की नींव डाली, साथ ही साथ ब्राह्मण समाज की भी नींव डाली, और उसने बुद्ध धर्म का विनाश अपना उद्देश्य बना लिया। पुष्यमित्र शुंग की जो दूसरी राजधानी थी वो विदिशा में स्थित थी, और इसी के शासनकाल में विदेशी आक्रमण भी हुआ, और पुष्यमित्र शुंग ने अनेक विदेशी आक्रमणों से देश की रक्षा भी की थी। पुष्यमित्र शुंग ने अनेक युद्ध भी किए, जिनमें विदर्भ का युद्ध भी शामिल था। विदर्भ को वर्तमान बरार को कहा जाता है, और उस समय विदर्भ का शासक यज्ञसेन था। अब यज्ञसेन कौन था? तो यज्ञसेन बृहद्रथ के सचिव का साला था। बृहद्रथ जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने
कर दी थी, उसी का जो सचिव था ये उसी का साला था यज्ञसेन। तो दोस्तों स्वाभाविक रूप है कि यज्ञसेन जब सचिव का साला था तो वो पुष्यमित्र का शत्रु है। तो क्या होता है कि वृद्धरथ की हत्या के बाद जो उसका सचिव था उसको कारागार में कैद कर लेता है पुष्यमित्र शुंग। और यज्ञसेन शुंगों का स्वाभाविक शत्रु था। अग्निमित्र जो पुष्यमित्र का पुत्र था वो विदिशा का उपराजा था। और जो यज्ञसेन था, यज्ञसेन का ही चचेरा भाई यानी माधव सेन ये अग्निमित्र का दोस्त था। तो देखिए जो यहाँ का राजा है यज्ञसेन, इसका चचेरा भाई माधव सेन ये अग्निमित्र का दोस्त है। और ये जो माधव सेन है ये चाहता है कि विदर्भ की गद्दी इसको मिल जाए। ठीक है, जो विदर्भ की गद्दी के लिए यज्ञसेन का प्रतिद्वंदी था। माधव सेन को विदिशा जाते समय यज्ञसेन के राज्यपाल बंदी बना लेते हैं। जब उसको बंदी बना लेते हैं माधव सेन को, तो उसके जो मित्र हैं अग्निमित्र वो कहते हैं यज्ञसेन से, बाबू उसको छोड़ दो नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो यज्ञसेन भी कम नहीं रहता है। यज्ञसेन कहता है कि छोड़ेंगे तो, लेकिन हमारी एक शर्त है। अब वो शर्त क्या है? तो शर्त ये थी कि जो जेल में बंद थे, पाटलिपुत्र के जेल में जो बंद थे मौर्य सचिव, उनकी रिहाई। यज्ञसेन कहता यदि तुम मौर्य सचिव को रिहा करोगे तब हम तुम्हारे दोस्त माधव सेन को छोड़ देंगे। फिर क्या होता है कि पुष्यमित्र एकदम क्रोधित हो जाता है और वो आक्रमण का आदेश देता है अपने सेनापति वीरसेन को। फिर वीरसेन विदर्भ पर आक्रमण करता है और इस आक्रमण में यज्ञसेन पराजित हो जाता है। यज्ञसेन के पराजित होने के बाद विदर्भ की जो गद्दी है, आधी गद्दी माधव सेन को मिल जाती है और आधी गद्दी किसको मिल जाती है? अग्निमित्र को। तो दोनों का शासन यानी टोटल पुष्यमित्र का शासन विदर्भ पर भी हो जाता है। दोस्तों यज्ञसेन की जो चचेरी बहन थी, यज्ञसेन की चचेरी बहन जिसका नाम मालविका था, और अग्निमित्र, इन दोनों की जो प्रेम कथा का वर्णन है वो मालविकाग्निमित्रम यानी कालिदास की जो रचना है उसमें किया गया है। अब हम बात करते हैं यवन आक्रमण के बारे में। दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में यवनों का आक्रमण एक महत्वपूर्ण घटना थी और इस यवन आक्रमण की सूचना पातंजलि के महाभाष्य और गार्गी संहिता से प्राप्त होती है। और ये सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। ये यवन थे, ये साकेत, पांचाल, मथुरा को जीतकर पाटलिपुत्र पहुंच गए थे। लेकिन जब ये पाटलिपुत्र पहुँचे तो उनके आपस में ही संघर्ष छिड़ गया, मनमुटाव हो गया, जिसके कारण वो यहाँ पर रुके नहीं मध्य देश में और वापस चले गए। दोस्तों जो एक था वासुमित्र, ये कौन था? ये पोता था किसका? पुष्यमित्र शुंग का। पुष्यमित्र शुंग का पोता था वासुमित्र। कहा जाता है कि इसी ने यवनों को पराजित किया। यवनों को पराजित किसने किया? वासुमित्र ने। क्यों किया? दोस्तों कहा यह जाता है कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब पुष्यमित्र शुंग ने छोड़ा तो वो घोड़ा दक्षिण में सिंध में यवनों द्वारा रोक लिया गया। जब उसे रोक लिया गया तो वासुमित्र वहाँ पर जाता है और यवनों को पराजित कर घोड़े को वापस ले आता है। दोस्तों कहा जाता है कि जो यवन आक्रमण था उसका नेता डेमेट्रियस था, लेकिन उसी में अनेक इतिहासकारों का ये कहना है कि डेमेट्रियस ने नहीं बल्कि मिलिंद यानी मिनेंडर द्वारा यवन आक्रमण किया गया था। दोस्तों पुष्यमित्र शुंग का जो साम्राज्य था वो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था और इधर सिंधु और इधर बंगाल तक भी इसका क्षेत्र शामिल था। 2 अश्वमेध यज्ञ
पुष्यमित्र शुंग ने करवाए थे और वासुमित्र ने दक्षिण तट पर यवनों को पराजित किया था और घोड़े को मुक्त कराया था। अश्वमेध यज्ञ होता क्या है दोस्तों? इसमें क्या होता है कि इसमें एक घोड़े को छोड़ा जाता है और वो घोड़ा जहाँ तक जाएगा वो सारा साम्राज्य उस शासन के अधीन होगा जिसने उस घोड़े को छोड़ा है। यदि किसी शासक द्वारा उस घोड़े को रोक लिया जाता है तब उसको वहाँ पर उस राजा से युद्ध करना पड़ेगा। तो अश्वमेध यज्ञ जब पुष्यमित्र ने किया तो घोड़ा दौड़ा और यवनों द्वारा रोक लिया गया। तब उसको छुड़वाने के लिए वासुमित्र जाते हैं और घोड़े को मुक्त कराते हैं यवनों को पराजित कर। दिव्य वरदान, इसमें ये कहा गया है कि 84,000 स्तूपों को पुष्यमित्र शुंग ने नष्ट किया, साथ ही साथ बौद्ध भिक्षुओं की हत्या भी करवाई थी। तो ये बहुत ही बड़ा बौद्ध विरोधी था पुष्यमित्र शुंग। हाँ, ये भी जाता है कि वो कला का संरक्षण भी था। कैसे? क्योंकि सांची के जो स्तूप हैं जिसका निर्माण अशोक द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? अशोक द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण कराया गया था। उसका सुंदरीकरण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। उस पर एक रेलिंग भी लगवाई। क्या लगवाई? एक रेलिंग भी लगवाई सांची के स्तूप पर पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग के जो दरबारी पुरोहित थे वो पातंजलि थे, जिनकी रचना महाभाष्य थी। पुष्यमित्र शुंग ने कुल 36 वर्ष तक शासन किया था। कब तक? 36 वर्षों तक। और 148 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र की मृत्यु हो जाती है। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद अनेक उत्तराधिकारी होते हैं, जो कुल 10 उत्तराधिकारी होते हैं और जो 112 वर्ष तक शासन करते हैं। पुष्यमित्र के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र, फिर सुज्येष्ठ, उसके बाद वासुमित्र जिसने यवनों को पराजित किया था, और अंतिम जो शुंग वंश का शासक था वो देवभूति था। अब दोस्तों, देवभूति की भी हत्या उसी के अमात्य वासुदेव द्वारा कर दी जाती है। दोस्तों, जब देवभूति की हत्या हो जाती है तब वासुदेव द्वारा कौरव वंश की स्थापना होती है और कौरव वंश का संस्थापक वासुदेव था। ये भी ब्राह्मण थे और इस वंश के बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं मिलती है। बस इतना इसका मेन प्रश्न आता है कि कौरव वंश के संस्थापक कौन थे और कौरव वंश का अंतिम कौन था। तो संस्थापक वासुदेव और अंतिम शासक सुशर्मा था। कौन था? सुशर्मा। और सुशर्मा की भी हत्या सीमुक द्वारा की जाती है। फिर सातवाहन वंश की स्थापना हो जाती है। तो दोस्तों, सातवाहन हम अगली वीडियो में बता चुके हैं, तो ये क्रम वाइज आप पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।